नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम आमने सामने में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, हम आपको बता दें कि इस तरह के प्रोग्राम में हम आपके सामने ऐसी शख्सियतों को, ऐसी पर्सनालिटीज़ को पेश करते हैं जो गैर मामूली होती हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी होती हैं और अपने काम से, अपने फ़न से और अपनी खिदमात से माशरे में एक अनमट नखुश छोड़ते हैं। ऐसी ही शख्सियतों को हम आपके सामने पेश करते हैं जिनमें IAS ऑफिसर्स, IPS ऑफिसर्स भी शामिल हैं। और आपको बता दूं कि आज की जो हमारी मेहमान है वो गैर मामूली शख्सियत है। मिसाल के तौर पर आप समझिए कि गैर मामूली शख्सियत है तो कोई लीडर होगा या कोई मिनिस्टर होगी या फिर कोई फिल्म अदाकारा होगी, लेकिन ऐसी बात नहीं है। ना वो फिल्म अदाकारा है, ना लीडर है और ना ही कोई मिनिस्टर है, बल्कि एक कमर्शियल पायलट है। और आपको जानकर और भी हैरत होगी कि ये हिंदुस्तान की पहली लंबाड़ी पायलट भी है और ये बहुत बड़ा एजाज़ है कि एक लंबाड़ी खातून को ये एजाज़ हासिल हुआ है। हम आपका खैर मकदम करते हैं, वेलकम करते हैं। और नाज़रीन, आपको बता दें कि हमारे स्टूडियो में जो मौजूद हैं लंबाड़ी पायलट, और मैं ये नहीं कहता कि मैं बार बार लंबाड़ी कहने से उन्हें तकलीफ होगी, लेकिन वो तो फ़ख्र करती हैं और फ़ख्र भी करना चाहिए। बहरहाल हम बात कर रहे हैं अजमीरा बॉबी से। तो बहरहाल हम बात करते हैं आपसे। तो अजमीरा बॉबी, आप के बारे में जब हम बात कर रहे थे, आपके बैकग्राउंड के बारे में, तो बहुत दिलचस्प बैकग्राउंड है आपका। एक तो आप यानी जो लंबाड़ी ट्राइब हैं उससे ताल्लुक़ रखती हैं, लेकिन लंबाड़ों में देखा गया है, या लंबाड़ी जो ट्राइब्स हैं उनमें देखा गया है कि तालीम नहीं होती, और आप अपनी शक्ल से, अपने अंदाज से भी वो लंबाड़ी नहीं लग रही हैं। लेकिन आप पायलट भी हैं, अमेरिका भी जा चुकी हैं, उस्मान यूनिवर्सिटी से, फिर आपने सोशियोलॉजी में MA भी किया है, MBA भी किया है, और अमेरिका से, UK से MS भी किया है। तो इतनी तब्दीलियाँ कैसे आप में आई, इतने चेंजेस? मैं एक छोटे से गांव की हूँ जो तेलंगाना में आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट में दंडेपल्ली बोल के एक गांव है। जी जी। वहाँ उस गांव में हार्डली 40 घर हैं। जी जी। तो मेरी मम्मी ने एक बार मेरे पापा से कहा कि लेकिन हम यहाँ पे इनको तालीम नहीं दे सकते, तो हम लोग माइग्रेट कर लिए मंचिरियाल में। जी जी। तो मेरी तालीम मंचिरियाल में ही हुई। जी। मैं हमेशा क्लास फर्स्ट आती थी, स्पोर्ट्स में भी फर्स्ट आती थी, बैंड डिस्प्ले में फर्स्ट थी। मुझे हमेशा कुछ अलग करना था। जी जी। और वो बचपन से, मेरे पापा एग्रीकल्चर है तो मेरे को कोई मेंटरिंग भी नहीं था कि मुझे किस डायरेक्शन में जाना, बट लेकिन मुझे एक ये था कि मेरी खुद की एक आइडेंटिटी होना चाहिए। और मैं जब लोगों में जाऊंगी तो हाँ, ये लड़की है जो आपको मदद भी कर सकती है और ये लड़की है जो हटके है 4 लोगों से। लेकिन मेरे को कभी कोशिश करते रहे, लेकिन मेरे को कोई मौका नहीं मिला। तालीम 10th क्लास ख़त्म हो गया, फिर एज़ यूजुअल इंटरमीडिएट में पापा ने कहा कि आप BPC ले लो, डॉक्टर बन जाओ। और मैंने कहा पापा से कि मैं डॉक्टर नहीं बनूंगी, बट फिर भी पापा ने मेरे को फोर्स किए और मैं BPC की। वनिता कॉलेज से। जी जी जी। वनिता कॉलेज के बाद जब इंटर के बाद जब कंप्लीट हुआ, पापा ने कहा कि आप MSET में लिखो। जी जी। और मुझे MSET नहीं पसंद था। फिर आई वॉज अ रेबल कैंडिडेट। अच्छा। घर पे मैं पापा की बात नहीं सुनती थी, क्योंकि मैं ये सोचती थी कि जो मैं कर रही हूँ मुझे करना चाहिए और मेरे ड्रीम को आगे ले जाना चाहिए। जी। और मैं पापा को हमेशा ये बोलती थी कि पापा मैं आपको कभी हर्ट नहीं करूँगी और आपका नाम हमेशा ऊंचा रखूँगी। जी। तो उस मामले में बड़ी नसीब वाली थी कि मेरे पापा पहले तो इनिशियली मेरे को बोलते थे कि बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए, आप डॉक्टर बन जाओ, बट फाइनली मैं पापा को कन्विंस करी। जी जी। सो उसके बाद मैं डिग्री ली। डिग्री में मेरे सब्जेक्ट्स थे सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा। और ये बड़े स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स थे, क्योंकि सोशियोलॉजी से आप सोसाइटी के करीब होते हो, आप सोसाइटी के प्रॉब्लम समझ सकते हो, एक डिफरेंट अंदाजा से देखते हो। और साइकोलॉजी है जो ह्यूमन बिहेवियर के बारे में आपको सोचता है, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है जो एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में आपको बताता है। और इसके बाद तालीम में MBA करना चाह रही थी, क्योंकि खुद का मेरे को एक बिजनेस करना था। बट मेरे को सभी लोग बिजनेस कर रहे हैं, आप जहाँ भी जाओ IAS ऑफिसर बनता है या IPS ऑफिसर बनता है। तो डिग्री कंप्लीट करने के बाद पापा ने मेरे को फोर्स किए कि आप कुछ डिफरेंट सब्जेक्ट ले लो। अच्छा जी। तो फिर मैंने MA सोशियोलॉजी लिया, और MA सोशियोलॉजी में मेरा यूनिवर्सिटी रैंक डिस्टिंक्शन होल्डर थी। तो पापा बोले कि यू हैव स्पोर्ट्स, यू हैव NCC, यू हैव ST, एंड एट द सेम टाइम आप यूनिवर्सिटी, तो आप IAS IPS ऑफिसर पक्का बन सकते हो। तो उस बीच मेरे पापा के मतलब कजिन सिस्टर, जो राखी सिस्टर है, ये लोग दुबई में रहते हैं। अच्छा। ये लोग इंडिया विजिट करने हर साल मेरे पापा को मिलने आते हैं। तो उस साल क्या हुआ, पापा को बोले कि चलो, पापा मुझे पूछे कि चलो बॉबी एयरपोर्ट जाएंगे, आपको एयरक्राफ्ट दिखाऊंगा मैं। जब एयरपोर्ट एयरक्राफ्ट मुझे कुछ भी नहीं मालूम था।
और जब हमको ये एयरपोर्ट मतलब एयरक्राफ्ट मतलब सिर्फ बड़े लोगों को फ्लाई करने का था, गरीब अच्छा, लोगों अच्छा, को तो कहीं सपने में भी नहीं देख सकते थे। जी हाँ। तो मैंने सोचा ठीक है जाएंगे, और हम लोग बहुत दूर से देखें। अच्छा। तो उस टाइम मुझे पता चला कि भाई ये एयरक्राफ्ट कैसा उड़ता है, कौन उड़ाते हैं। और जिस बैकग्राउंड से मैं आई, जनरली लंबाड़ीज में अभी एजुकेशन चल रहा है थोड़ा, बिकॉज ऑफ द सोशल वेलफेयर बेनिफिट्स जी। बट पहले तो क्या है, लड़कियों को मारा जाता है या फिर लड़कियों को शादी करवा देता है। तो मुझे उस टाबू को तोड़ना था। जी जी। मुझे अपने आप काबिल बन के मैं सोसाइटी में जाके देख, एक लड़की जब बड़ी बनती है, माँ बाप का रेस्पेक्ट करके उनका मतलब देखभाल कर सकती है, तो आप लोग आपकी लड़की को क्यों मारना चाहते हो, क्यों बेचना चाहते हो? मैं भी एक लड़की हूँ। तो ये मैसेज मुझे सोसाइटी को, लंबाड़ी कम्युनिटी में देना था। जी जी। बहुत पावरफुल था ये। जी। फिर मैं वापस आ गई उस दिन शाम में, और मैं सोचते रही कि ये पायलट कैसा है। तो मेरे पापा को बोली मैं कि ये कौन बनाते, तो पापा को भी उतना नॉलेज नहीं था। जी जी। एज यूजुअल फिर मैं यूनिवर्सिटी, उस्मान यूनिवर्सिटी चले गया, और अपने सहेली को मैं हमेशा बोलती थी कि मुझे एरोप्लेन उड़ाना है। जी जी जी। और जैसे एरोप्लेन जाते थे मैं हमेशा ऊंचा देख के बोलती थी क्या मैं ये फ्लाई कर सकूंगी। जी जी, ये बात है। सो एक दिन ऐसा हुआ कि एयर इंडिया में एडवर्टाइजमेंट आया। जब मैं MBA कर रही थी फाइनल सेमेस्टर में, एयर इंडिया में एडवर्टाइजमेंट आया। तो मेरी एक क्लासमेट जो रूममेट है वो बोली कि बॉबी ये आपका सपना का करीब आपको पहुंचा सकती है, लेकिन सपना के बारे में तो ये नहीं है। फिर मैंने सोचा एटलीस्ट पास तो जाऊं मैं उसके पास। तो मैंने अप्लाई किया एयर इंडिया में, और मैंने एयर इंडिया में एयर होस्टेस का काम किया। उन दिनों भी मैं ट्राइबल के वैसा फर्स्ट लड़की थी। जी जी, किए आप काम? हाँ, किए जी। काम किए मैंने, क्योंकि मुझे काम करना बहुत ज़रूरी था। क्योंकि मेरे को मेरा मंजिल तक जाने के लिए मेरे को जो भी बस मिले, मेरे को डायरेक्ट बस के लिए मैं वेट नहीं करना चाह रही थी। बस, जी। जो बस मिल रही थी मैं उस बस में जा रही थी। इकोनॉमिकली भी साउंड हो सकती थी। इकोनॉमिकली साउंड हो सकती थी, क्योंकि फाइनेंशियली इतना मुश्किल था घर में कि खाना पानी के लिए भी बहुत मुश्किल होता था। और पापा एग्रीकल्चर थे, एक एक पैसे के लिए हम तड़पते। आप कितने भाई बहन? मेरा एक बड़ी बहन है जो डॉक्टर है, और छोटा भाई है जो घर पे ही रहता है, खेती बाड़ी देखता है पापा मम्मी के साथ। अच्छा, ये एक तो बात रही। अब जैसे कि नाज़रीन, जैसे बॉबी ने कहा है कि बहुत बड़ी बात है, उनका सपना था कि कुछ ऐसा करके दिखाएं जो दूसरे नहीं करते। और ख़ास तौर पर जो लंबाड़ी जो तबका है या कबाइल है, उनके लड़कियों को एक पैगाम देना था और लोगों को ये बताना था कि एक लड़की भी कुछ कर सकती है। आप अपनी लड़कियों को भी कुछ करवाइए, पढ़ाइए, लिखाइए और उन्हें एक कामयाब इंसान बनाइए। उनकी एक ख्वाहिश थी और उन्होंने इस ख्वाहिश को पूरा कर दिया। नाज़रीन, अब आज जानते हैं कि जिसका परवाज़ तख़य्युल बहुत बुलंद होता है तो उसकी परवाज़ भी बुलंद होती है, उसके हौसले बुलंद होते हैं, उसके अज़ाइम बुलंद होते हैं, तो वो दुनिया को मुट्ठी में कर लेता है। बहरहाल अजमीरा बॉबी के साथ भी यही हुआ, और उन्होंने जो चाहा था, जो सपना देखा था, जो ख्वाब देखा था, वो ख्वाब पूरा हो गया है। और आपको ये जानकर खुशी होगी कि सारे हिंदुस्तान में लंबाड़ी ट्राइब की पहली खातून पायलट बनने का भी उन्हें एजाज़ हासिल हुआ है। और आपको ये भी बता दें कि हिंदुस्तान में तकरीबन 8797 पायलट्स हैं, चाहे वो कमर्शियल पायलट हो या प्राइवेट हो। लेकिन उनमें अगर आप देखेंगे तो ख़वातीन का जो तादाद है 1092 ख़वातून पायलट्स हैं। इस तरह अगर इंटरनेशनल लेवल पर जाएंगे तो हमारे हिंदुस्तान में तकरीबन सारे दुनिया में 1.5 लाख पायलट्स हैं, जिसमें से 8061 जो हैं वो खातून पायलट्स हैं। तो अजमीरा बॉबी के लिए बहुत बड़ा एजाज़ था। तो एक तो बात रही आपके इस शौक़ की, लेकिन आप ये बताइए कि माँ बाप भी पढ़े लिखे हैं आपके? नहीं। चलिए, और दूसरी बात है, जब ये सफ़र ख़त्म होता है, अब आप एयर होस्टेस बन जाती हैं, तो फिर आप US कैसे गई? मैं US इसलिए गई क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे। तो जी। मैं थोड़ा बहुत जो भी कमा लेती थी एयर हॉस्टेस के वैसा थोड़ा घर में पैसे दे देती थी जी। और थोड़े पैसे मैं बचा लेती थी जी। तो मैं नसीब वाली थी अगेन, क्योंकि मेरे पास कोई एंजल इन्वेस्टर्स थे जो मेरे को कभी 1 लाख 2 लाख ऐसा दे देते थे। और फ्लाइंग करने के लिए एटलीस्ट मिनिमम 30 लाख से 40 लाख। तो मेरे पेपर्स पूरे क्लियर हो गए थे, बट मेरे पास पैसे नहीं थे। तो मैं कभी 50 घंटे कर लेना, फिर उसके बाद घर बैठ जाना, फिर कभी और 10 घंटे कर लेना, मतलब जैसे जैसे पैसे मिलते थे मैं उसके। तो फाइनली ये हुआ कि मेरे घंटे पूरे लैप्स हो गए और पेपर्स भी लैप्स हो गए। और फिर मुझे लगने लगा कि क्या मैं कर सकूंगी या नहीं कर सकूंगी। फिर उसके बाद 2014 में अपने KCR साहब मुझे अपने चंदूलाल सर लेके गए थे वहाँ पे। एंड चंदूलाल सर ने कहा कि ये पायलट बनना चाह रही है, क्योंकि सर ने कहा, मैं सर को पहले एयरक्राफ्ट में मिली थी। अच्छा। और मैं सर से हमेशा इंस्पायर्ड थी। तो मैं सर को हमेशा एयरक्राफ्ट में जब बात करते, जब पॉलिटिकल लीडर जब मिलते हैं तो यू टॉक। तो
मेरे को कुछ ऐसी छोटी सी एक प्रॉब्लम थी, तो मेरे को सर से सजेशन लेना था वो। जी जी। तो सर ने कहा कि ठीक है उस लड़की को बुलाओ, और तो जब सर बुलाए मुझे, मेरे को एक एक्सीडेंट हो गया था। तो मैं नहीं जा पाई। फिर उसके बाद जब 2014 में जब इलेक्शंस में टीआरएस गवर्नमेंट आई, तो मेरे को एक मौका मिला सर से मिलने का। जी जी, केसीआर साहब से। केसीआर साहब से। तो केसीआर साहब बोले कि क्या चाहिए। मैं केसीआर साहब को बोली कि साहब मुझे पायलट बनना है, क्योंकि मैं इन तकलीफ़ों से गुजरी हूँ। मैं काफ़ी गवर्नमेंट्स के पास गई, तो मुझे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स बोलते थे कि लड़की और पायलट, मैं क्यों इतने पैसे पे करूं आपको, क्योंकि एक पायलट बनाने के लिए मिनिमम 30 से 35 लाख बनते हैं। तो वो लोग मुझे क्या बोलते थे, प्रोविजन नहीं है। जी। और दूसरी बात ये बोलते थे कि मुझे ये 35 लाख में मैं 4 डॉक्टर्स और 4 इंजीनियर्स बना लूँगा, तो मैं अकेले को 35 लाख क्यों दूँ। जी जी। तब मैंने कहा साहब इट इज़ एन एलाइड प्रोफेशन, और अगर आप मेरे को इनकरेज करोगे तो आई विल बी द फर्स्ट, नॉट ओनली फर्स्ट वन, मेरे पीछे काफ़ी लड़कियां और लड़के लोग भी आएंगे, इंस्पायर होंगे। बट किसी ने भी इतना पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं दिया। एंड वाइस राजशेखर रेड्डी सर से भी मिली थी मैं, तो सर ने कहा सर्कुलेट दी फाइल। बट इन बीच क्या हुआ, प्रिंसिपल सेक्रेटरी ट्राइबल वो लोगों ने मेरा फाइल सर्कुलेट नहीं किया, एंड साहब नहीं रहे जी। फिर उसके बाद मैंने किरण साहब से मिली, रोशा साहब से मिले, सब लोग नो फंड बोल के फाइल कट कर दिए। मैंने जगन सर से भी मिली थी। तो केसीआर ने मदद की है। हाँ, केसीआर सर ने मदद की है। जगन सर भी जब मदद किए थे थोड़ा, तो उसके बाद आपका सफर शुरू हुआ है। सफर शुरू यानी परवाज की तरफ से। तो सर ने कहा कि ऐसे लड़की को हम नहीं देंगे तो और किसको देंगे। बहुत अच्छी बात है। और उस तरफ से मैं पैसे ली, फटाफट इंडिया से पैक करी अपने आप को, और यूएस जाके फ्लाइंग करी। जी जी। तो क्या आप अब आपके गांव में या अतराफ अकनाफ में सबब्स जो आदिलाबाद के जो एरिया है, वहाँ पर काफ़ी ट्राइबल एरियाज है और बहुत से ट्राइब्स पाए जाते हैं, तो क्या वहाँ आपके बाद पायलट बनने के बाद कुछ लड़कियों में अवेयरनेस आया है? बहुत सारा आया, क्योंकि मैं इंस्पायर किया है, इंस्पायर हुआ सर। जहाँ पे मैं रहती हूँ, मेरा गांव डंडेपल्ली है। डंडेपल्ली के बगल में एक धर्मपुरम बोल के एक गाँव है। उस गांव में से एक लड़का को एक ड्रीम था पायलट बनने का, लेकिन उसको किस डायरेक्शन में जाना, कैसा जाना, समझ में नहीं आ रहा था। तो मेरा फोटो इंटरव्यू पेपर में देखने के बाद उनके पापा मुझे फ़ोन किए कि मेरा बेटे का भी ये सपना है, तो प्लीज़ हमको गाइड कीजिए। आज वो लड़का पूरे पेपर्स क्लियर होकर आज यूएस में फ्लाइंग के लिए गया हुआ है। ऐसे काफ़ी लड़कियां भी, मतलब आंध्रा से, तेलंगाना से काफ़ी लड़कियां मुझे एयर हॉस्टेस कैसा बनो, एविएशन इंडस्ट्री में हम कैसा जाए। तो मैं एक एविएशन एकेडमी खोल रही हूँ ऐसे लोगों के लिए, और एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रही हूँ जहाँ पे एयरलाइंस आके वहाँ से रिक्रूटमेंट करें इनको। जी। बहरहाल आज मेरा बॉबी के साथ आपने देखा कि किस तरह उन्होंने अपने ज़िंदगी का यानी प्रोफेशनल लाइफ का आगाज़ किया और किस बुलंदी पर पहुँच गई है, और इंसान को डरना घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में डर को कभी अहमियत नहीं दी, बल्कि अपने अज़ाइम को बुलंद रखा। और कैसे रखा देखेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। नाजरीन, सियासत टीवी की ताज़ा तरीन ख़बरें, मुशायरे, मजहबी प्रोग्राम्स और दीगर तफरीही प्रोग्राम्स देखने के लिए आप हमारा मोबाइल ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब और फेसबुक पर आप सियासत टीवी का राज टेलीकास्ट भी देख सकते हैं। यूट्यूब पर सियासत टीवी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि नए वीडियोस आप तक फौरी तौर पर पहुंच सकें। नाज़रीन, ब्रेक के बाद फिर से आपका खैर मकदम है। हम बात कर रहे थे अज़ाइम की, बुलंद परवाज़ों की और परवाज़ तख़य्युल के बुलंद होने की बात कर रहे थे। तो मैं समझता हूँ कि आपको अजमेरा की जो बातें थी वो पसंद भी आई होगी, लेकिन हम पूछेंगे कि आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं। लेकिन मैं ये उससे पहले ये बताइए कि आपने फिर
कोई एयरलाइन ज्वाइन क्यों नहीं की? नहीं, मुझे एयरलाइन के लिए ऑफर है। जी जी। इनफैक्ट मैंने बीच में गैप इसीलिए लिया क्योंकि मेरे को मेरी बेटी के साथ रहना था। पढ़ाई के सामने मेरी बेटी छोटी थी, 3 साल की थी जब मेरी मम्मी के पास रख के गई थी, तो वो बॉन्डिंग बहुत ज़रूरी है। अच्छा। मैं दुनिया के लिए तो कर रही हूँ, लेकिन अगर मैं खुद की बेटी के लिए नहीं कर रही तो फ़ायदा नहीं है। कितने बच्चे हैं आपको? एक ही बेटी है। जी जी जी। तो 7 क्या साल बनाना चाहती हैं आप? मैं तो उसको जो बनना चाहती है वो बनाना चाहती हूँ। यानी जबरदस्ती नहीं करेंगे कि आप पायलट बनो, आप डॉक्टर बनो या इंजीनियर बनो? कभी नहीं करूँगी। जी जी। और वो अभी बोलती है कि मेरी मम्मी पायलट है तो मैं स्पेस पायलट बनूंगी। वेरी गुड। तो इंशाल्लाह अगर अल्लाह ताला चाहे तो वो बन सकती है। यानी माँ का भी दुआएं भी होना पड़ता है, माँ की और बाप की दुआएं भी होती है। बहरहाल ये बताइए कि जब आप पायलट बनी तो जो यानी लंबाड़ी ट्राइब्स थे उनका रिएक्शन कैसा था? बहुत इनकरेजमेंट किए लंबाड़ी ट्राइब्स ने, काफ़ी। लोग नाराज़ नहीं हुए कि एक लड़की को तुमने इस तरह भेज दिया है? नहीं साहब, हाँ। नहीं। एक चीज़ मैं बताना चाह रही हूँ कि मेरे पापा और मम्मी मेरे ड्रीम्स में इक्वली रिस्पॉन्सिबल है। जब मैं उनको पता चला कि मुझे पायलट बनना है तो वो लोगों ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। इनिशियली था कि पायलट बनने से डर लग रहा था उनको कि एक लड़की पायलट बनेगी, उमान में उड़ेगी, ऊपर से जो हो जाएगा क्या, वो एक डर था उनको। लेकिन मैं मम्मी पापा को दोनों को फ्लाइट पे लेके गई और उस दिन से मम्मी ने कहा कि ठीक है बेटा, हम तेरे को सपोर्ट करेंगे। आपसे एक अगर ये पूछा जाएगा कि आपके पायलट बनने का क्रेडिट किसको देंगे, अपने पापा को देंगे, अपनी मम्मी को देंगी, या फिर अपने ट्राइब को देंगी, या फिर चीफ मिनिस्टर केसीआर को देंगी, किसको देंगे आप? साहब मैं पायलट बनने का तो या चंदूलाल को देंगे? एक तो इसलिए दूंगी कि मेरे को ज़िंदगी में कुछ बनना था, अपने कम्युनिटी के लिए कुछ करना था। नॉट ओनली फॉर द कम्युनिटी, ऑल पूरा कम्युनिटी इंडिया में जितने भी फीमेल्स है, वुमेन है, लड़कियां हैं, उनको एक रोल मॉडल के वैसा रहना था मुझे। जी जी। सो वो जो डिज़ायर था मेरे को वो डिज़ायर ड्रीम में कन्वर्ट हुआ, पहला क्रेडिट तो मैं उसको दूंगी। और दूसरा क्रेडिट जो है मैं दूंगी ऊपर वाले को, अल्लाह ताला वाले को, जो मेरे को एक अपॉर्चुनिटी दिया केसीआर सर से मिलने के लिए, और मेरे पापा मम्मी मुझे सपोर्ट किए। तो इसमें काफ़ी ब्लेसिंग्स है। जी जी। तो इसमें एक इसको दूंगी या उसको दूंगी नहीं, इट इज़ अ कंबाइंड टीम वर्क में बताऊंगी। जी जी। चंदूलाल ने भी आपकी मदद की? हाँ, सब क्या लेके सबका ब्लेसिंग था, चंदूलाल सर का, केसीआर साहब का, पापा मम्मी का, और उस टाइम पे मेरा लक भी थोड़ा फेवर कर रहा था। जी 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 जी। तो बहरहाल ये तो रही बात आपके पायलट बनने की, और आपके फ्यूचर प्लानिंग क्या है? मुस्तकबिल में क्या करना चाहती हैं आप? एक तो आपके पास कमर्शियल पायलट है मौजूद, और आप हो सकता है कि ऑफर्स भी आपको आए होंगे, लेकिन क्या आप नहीं चाहेंगी कि दूसरे लड़कियों को भी कुछ इंस्पायर करें, कोई ऐसे काम करें? साहब पायलट इसलिए बनी मैं क्योंकि दूसरों को मैं इंस्पायर कर सकूं। जी जी। क्योंकि अपने आप को जब पायलट बन के आप जब अवेयरनेस प्रोग्राम करोगे, बच्चों पे स्कूल में जाके जब बात करोगे, तो उनको एक ट्रस्ट, एक बिलीफ रहेगी कि भाई ये सही बता रही है। जी जी। अगर मैं नॉन पायलट बन के पायलट के बारे में बात करूँगी तो उनको विश्वास नहीं रहेगा मुझे। तो उसके लिए मुझे पायलट बनना ज़रूरी है, और आज के डेट में मेरे को एयरलाइन से ऑफ़र भी है। जी जी। तो इंशाल्लाह मैं शायद नेक्स्ट मंथ ज्वाइन होंगी। एक बात ये बताइए कि जैसा कि आपने स्कूल्स का जिक्र किया, कॉलेजेस का जिक्र किया, तो क्या आप की जो सर्विसेज जो हायर की गई हैं स्कूल्स कॉलेजेस के लिए, आप जाती हैं वहाँ विजिट करती हैं, लड़कियों को बताती हैं कि क्या बनना चाहिए तुम्हें? मैं कॉलेजेस जाती हूँ, मैं करियर काउंसलिंग काफ़ी करती हूँ। नहीं, आदिलाबाद की तरफ ट्राइब, आपके जो ट्राइबल्स हैं, हाँ, वहाँ जाते हैं, ट्राइबल्स बेल्ट में जाती हूँ मैं। SC/ST जो हब है, और जो डिक्की है दलित इंडियन, ऐसे जो ट्राइबल डिपार्टमेंट की जो भी है, मैं उनके में मेंबर हूँ। अच्छा। तो मुझे ये गवर्नमेंट NSIC, ये जो एंटरप्रेन्योर साइड है ना, तो ये लोग मुझे बुलाते हैं मोटिवेशन स्पीकर के वजह से। रिसेंटली टाटा स्टील वाले भी बुलाए थे, दे आर डूइंग अ ट्राइबल लीडरशिप प्रोग्राम। सो ये लोगों ने भी मुझे बुलाया था रिसेंटली, और मैंने उनको ये कहा कि आप खाली CSR एक्टिविटी में ट्राइबल लीडरशिप प्रोग्राम करने से चेंज नहीं आएगा। इफ़ एट ऑल आप ट्राइबल्स को चेंज मेकर देखना चाहते हो तो उनको प्लेसमेंट भी देना चाहिए और हैंड होल्डिंग भी करना चाहिए। तो मेरा फ्यूचर प्लान यही है कि जो फर्स्ट जनरेशन के लिए बहुत मुश्किल होता है एयरलाइंस में जाने के लिए, अगर मेरे पापा मम्मी एयरलाइंस में है तो बहुत आसानी से उनको प्लेसमेंट मिल जाता है, बट हम लोगों को काफ़ी तकलीफ होती है। तो मैं एक एकेडमी खोलना चाह रही हूँ जहाँ पे अगर देश के कौन से भी कोने में से अगर किसी लड़की हो या लड़का हो, किसी जात का हो, मैं जात पात में बिलीव नहीं करती हूँ, किसी जात का हो, अगर उनको पायलट बनना है या एयर हॉस्टेस बनना है या एयरपोर्ट में कुछ करना है या MBA करना है, सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जैसा एक एविएशन हब बनाना चाहती हूँ। और उससे मैं एक लिंकेज करना चाहती हूँ ग्लोबल लेवल एंड डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल लेवल, जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस आए और जो भी बच्चों को तालीम दिया जाता है वहाँ से प्लेसमेंट दिया जाए। तो क्या आपके पास उतना रिसोर्सेस हैं, आपके पास सोर्सेस हैं? साहब सोर्सेस नहीं है, लेकिन आज जिस मंजिल तक मैं पहुंची हूँ
जब मेरा सपना था, जब भी मेरे पास सोर्सेस नहीं जी, थे, जी। बट मेरे पास हिम्मत थी और मेरे में खुद में बिलीफ था। जी, जी। उस बिलीफ से मैं आगे बढ़ सकी और इसी बिलीफ से मैं एकेडमी खोल के बच्चों को, जो कमिंग जनरेशन है, उनको ज़्यादा तकलीफ नहीं हुए, मतलब जो तकलीफ मैं उठाई कमिंग जनरेशन को वो तकलीफ नहीं है। मुझे नहीं मालूम था कि एविएशन में कैसा जाए, मुझे नहीं मालूम था कि पायलट कैसा बने, जी, जी। एयर होस्टेस कैसा बने। जी, जी। तो आज एविएशन इंडस्ट्री बहुत फास्ट ग्रो हो रही है। आपका ये मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या था? इंग्लिश मीडियम था। नहीं, शुरू से केजी से लेकर पीजी तक? इंग्लिश मीडियम था। जी, जी, जी। मैं मंचिराल में कार्मल कॉन्वेंट हाई स्कूल में पढ़ी थी। अच्छा, अच्छा। अच्छा, तो ये बात बताइए कि जैसा कि आपने कहा है कि लोगों की खिदमत करना भी है और आपके पास सोर्सेज नहीं है, लेकिन आपके पास हिम्मत है, हौसला है और आपके पास आगे बढ़ने का जज्बा है। तो ये जज्बा, सिर्फ जज्बा ही काफ़ी है या फिर पैसा भी काफ़ी ज़रूरी है? नहीं, पैसा भी ज़रूरी है। अगर इनिशियल कैपिटल हो तो बड़ा मुश्किल होता है, बट मैं एयरलाइन से बात कर रही हूँ और क्योंकि मेरे को उड़ीसा से आज के डेट पे इंक्वायरी आ रही है करियर काउंसलिंग के लिए, झारखंड से आ रही है, आंध्रा से आ रही है, तेलंगाना से, ट्राइबल बेल्ट हमारे कंट्री सब में है। सब हर जगह से आ रही है, जी, जी, छत्तीसगढ़ से आ रही है। जी, जी। एंड हर किसी को यही प्लान है कि किसी को कुछ मालूम नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। मतलब जिस तरह से मैं थी, हवा जिस तरह जा रही थी, मैं भी उसी तरह जा रही थी। तो मैं सोचती हूँ हर इंसान को एक मेंटर होना बहुत जरूरी है। लेकिन हवा उड़ा रही थी आपको? हवा उड़ा रही थी। अच्छा, एक बात और एक सवाल है, जो प्रेजेंट सिचुएशन है हमारे कंट्री का, उसके बारे में आप इंसानियत में कितना यकीन रखती हैं? मैं इंसानियत में ही यकीन रखती हूँ साहब। जी, जी, जी। क्योंकि हम जब पैदा होते तो इंसान के वैसा पैदा होते, एक बार इंसान ही पैदा होते? इंसान ही पैदा होते। जी, जी। उसके बाद ही हमको जो भी अटैचमेंट होता है वो सोसाइटी देती है कि भाई आप ये इसके हो, एसटी के हो, आप एससी के हो या आप किसी और जात के हो, सिर्फ सोसाइटी देती है। जी, जी। हम इंसान के वैसे आते हैं और इंसान के वैसे ही जाते हैं। तो जितने दिन हम इस ज़मीन पे, माता रानी के मतलब इस ज़मीन पे है, जी, जी। कुछ अच्छे काम करो, अच्छे कर्म करो और जाओ। तो हम अपने कम्युनिटी को लेके नहीं जाते, हम इंसान के वैसे ही जाते हैं। यानी अकेले जाते हैं? तो मैं इंसानियत में ही बिलीव करती हूँ जी, साहब। जी, जी। और मैं इंसानियत में बिलीव करती हूँ, इसलिए मेरे पास कोई ये नहीं है। मैं मॉस्क मस्जिद भी जाती हूँ, मैं नमाज भी पढ़ती हूँ, मैं चर्च भी जाती हूँ, आई रीड बाइबल, आई बिलीव इन दैट। और मैं आज फ्राइडे है, मेरा फास्टिंग भी है और मैं टेम्पल्स भी जाती हूँ। जी, जी, जी। सो मेरे इसमें एक इंसानियत की इम्पोर्टेंस बहुत है मेरे को। जी, जी, जी। सो जो कुछ भी मैं इस ज़िंदगी में मेरे को भगवान ने दिया है, अल्लाह ताला ने दिया है, वो कुछ अच्छा काम करके इधर ही छोड़ के जाना चाहती हूँ। इसीलिए मैं एक एकेडमी खोल के, जो मैं कष्ट उठाई, जो मैं तकलीफ़ें उठाई, आने वाली पीढ़ी को वो नहीं होना चाहिए। अच्छा, जी, जी, जी। आपने कहा कि चलिए मैं ट्राइबल बेल्ट जो हैं वहाँ पर ट्रेनिंग देती हूँ, उनकी काउंसलिंग करना चाहूँगी, तो क्या आप माइनॉरिटीज़ के लिए नहीं करेंगे, वीकर सेक्शंस के लिए नहीं करेंगे? मैं पूरे बैकवर्ड कम्युनिटी के लिए, मेरा टारगेट ये है, ना मैं एसटी के लिए करूँगी ना एससी, मैं पूरे बैकवर्ड क्लासेस के लिए, मतलब माइनॉरिटी, एससी, एसटी एंड अंडर प्रिविलेज्ड, जी, जी। ये लोग मेरा टारगेट ग्रुप है। और जो फॉरवर्ड कम्युनिटी के हैं वो लोग मोर देन वेलकम। जिसको इंटरेस्ट है आगे बढ़ने का इन एविएशन इंडस्ट्री, मैं हमेशा उन सब के लिए हूँ। बहुत अच्छी बात बताइए। बहरहाल जैसा कि आपने कहा कि हम इंसान पैदा होते हैं और इंसान की तरह ही ख़त्म भी हो जाते हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप इंसानों को, दूसरे इंसानों को क्या मैसेज देंगे, ख़ास तौर से यानी सिन्फ नाजुक मीन्स वुमेन को क्या, यानी ख़वातीन को क्या मैसेज देंगे आप? मैं वुमेन को यही मैसेज दूंगी कि वुमेन में बहुत पावर होता है, बहुत स्ट्रेंथ होता जी, है। जी। क्योंकि एक वुमेन बेटी का भी रोल प्ले करती है, एक वुमेन वाइफ का भी रोल प्ले करती है, एक जी, वुमेन जी। मदर का भी रोल प्ले करती है। जी, सो इनमें इतनी शक्ति होती है कि ये लोग साइमल्टेनियसली मल्टीटास्किंग करते हैं। जी, जी। तो मैं इनको यही बोलती हूँ कि अगर आपके पास कोई सपना हो तो सपना को सपना के वैसा मत रखो, सपना के पीछे भागो और वो सपना आपका हासिल कर सकते हो आप। बहुत प्यारी प्यारी बातें कही है आपने। और बहरहाल मैं समझता हूँ कि ख़वातीन तो इंस्पायर नहीं होगी, लेकिन मैं समझता हूँ कि जितने लोग देख रहे हैं, चाहे वो मर्द हों या खातून, ख़वातीन हों या बूढ़े हों या बच्चे हों, और अजमीरा और बॉबी जो हैं, उनके बातों से, उनके जो ख्यालात से, उनकी हिम्मत से, उनके अज़्म से, उनके जोश और जज्बे से बहुत मुतासिर होंगे और एक नई प्रेरणा, एक नए इंस्पिरेशन मिला होगा। और इसी उम्मीद के साथ हम अपना प्रोग्राम ख़त्म करते हैं। मुझे मोहम्मद रियाज अहमद को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर।